हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में बता दिया था। अब हम कर रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट कौन होता है। नॉन रेजिडेंट का मतलब जिसने ना तो बेसिक कंडीशन पूरी की हो और ना ही उसने आगे की कोई कंडीशन। अगर उसने बेसिक कंडीशन कोई नहीं पूरा किया हुआ तो वो पर्सन नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया था कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है या फिर वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। जो ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। तो रेजिडेंट के लिए दो कंडीशंस थी, दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद में ऑर्डिनरी बनने के लिए उसे दो कंडीशंस थी, उसे दोनों की दोनों कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, फिर वो पर्सन बनेगा कुछ रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट इज नॉट ऑर्डिनरी के लिए उसने बेसिक कंडीशन को तो पूरा कर दिया लेकिन उसने एडिशनल कंडीशंस को पूरा नहीं किया। और नॉन रेजिडेंट, अब ये नॉन रेजिडेंट कौन है? नॉन रेजिडेंट मीन्स वो पर्सन जिसने ना तो बेसिक कंडीशन पूरी की और ना ही ऑर्डिनरी, कोई भी कंडीशन पूरी नहीं की, तो वो हम क्या मानेंगे? नॉन रेजिडेंट। मतलब इंडिया में वो टैक्स पे नहीं करेगा, इंडिया का वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। राइट। अब जो बाकी पर्सन्स हैं उनके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे होता है? अब बाकी पर्सन्स जो हैं या तो वो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। उनके केस में ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी ऐसा कोई वर्ड हम यूज़ नहीं करते। राइट, ये सिर्फ इंडिविजुअल या HUF के केस में होता है, बाकियों के केसेस में ये नहीं होता। तो बाकी हम डिस्कस करते हैं। अभी नॉन रेजिडेंट तक हमारा कंप्लीट था। नेक्स्ट इज़ बाकी केसेस क्या हैं। फर्स्ट हमारा लिखा हुआ है हमने ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकंड इज़ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, लास्ट इज़ नॉन रेजिडेंट। अब ये कंडीशन हमने ऐसा लिख लिया। अब इधर हमने लिख रहे हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म के केसेस में कैसे कैलकुलेट करेंगे डेज को, और कंपनी के केसेस में क्या होता है या अदर केसेस में क्या होता है। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली AOP और BOI है तो उनके केस में एक बंदे को ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए अगर उसकी मैनेजमेंट कहाँ से है उसके बेसिस पे देखते हैं। अगर उसकी मैनेजमेंट, मान लो कोई बिजनेस है, उसकी मैनेज और कंट्रोल वो इंडिया से हो रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। बट उनको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाला कोई भी, हमने पहले ही बोल दिया कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी वर्ड हम यूज़ नहीं करते। और नॉन रेजिडेंट अगर उसका कंट्रोल फॉरेन से हो रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ऐसे ही कंपनी है। अब कंपनी के केस में क्या होता है कि इंडियन कंपनी है या फॉरेन की कंपनी है। अगर इंडिया की कंपनी है तो वो इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर फॉरेन की कंपनी है बट उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो वो हम क्या मानेंगे कि वो इंडिया की रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी नहीं, सिर्फ रेजिडेंट मानेंगे। नॉट ऑर्डिनरी वाला कोई टर्म हम यूज़ ही नहीं करते। और नॉन रेजिडेंट कंपनी कब मानी जाएगी? जब उसकी आउटसाइड ही वो बनी है, इनकॉर्पोरेशन भी आउटसाइड हुई है और आउटसाइड ही उसकी रजिस्ट्रेशन है, आउटसाइड ही उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट मानी जाएगी। राइट। एक कंडीशन होती है कि अगर टर्नओवर कंपनी की 50 करोड़ से ज़्यादा होती है तो वो किसी भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, तो वो इंडिया की रेजिडेंट मानी जाएगी अगर उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। बट अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट इज़ इन अदर केसेस। अदर केसेस में भी सेम है। अगर उस किसी बिज़नेस का कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। और एनी अदर पर्सन भी, किसी और पर्सन को भी नॉट ऑर्डिनरी वाला जो सिचुएशन है वो नहीं मैनेज करनी पड़ती है, वो सिचुएशन उनके लिए नहीं होती। नॉन रेजिडेंट के लिए अगर कोई कंपनी या कोई और बिज़नेस कर रहा है तो नॉन रेजिडेंट वो, अगर वो आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल और मैनेजमेंट बिजनेस का आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो उस केस में वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने किया कि जो इंडिविजुअल पर्सन है या तो वो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी होगा या नॉन होगा। नेक्स्ट हमने सभी का पढ़ा कि कंपनी के केस में, BOI के केस में, इनके केस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनके केस में जो हम नॉट ऑर्डिनरी वर्ड यूज़ ही नहीं करते। AOP BOI के केस में हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कंपनी के केस में भी मैनेजमेंट देखते हैं और जो हमारा अदर केसेस है उनके केस में भी हम मैनेजमेंट देते हैं कि बिज़नेस का मैनेजमेंट कहाँ से हो रही है, उसके बेसिस पे हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो इसी का पार्ट है, दैट इज़ इंसिडेंट ऑफ टैक्स, मीन्स स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इंसिडेंट ऑफ टैक्स और स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जब आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप साथ ही इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा लिखोगे। देखो, अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है तो उस पर्सन ने कौन कौन सी इनकम पे अपनी टैक्स देना है।
अगर इंडिया का पर्सन रेजिडेंट है तो वो इंडिया की इनकम पे, जो इनकम उसने इंडिया से अर्न की है, इंडिया में वो टैक्स पे करेगा, प्लस फॉरेन की इनकम, क्योंकि वो इंडिया में ही रह रहा है तो उसको इंडिया से जो भी इनकम हो रही है उसी इनकम पे प्लस फॉरेन की इनकम, दोनों इनकम पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब एक बंदा इंडिया का रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, तो उस केस में उसे इंडिया की इनकम पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, प्लस फ़ॉरेन की सिर्फ उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा जिसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो। फ़ॉरेन में मान लो उसका कोई बिज़नेस या कुछ चल रहा है और उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, अगर उससे कुछ इनकम उसे होती है तो उस पर टैक्स उसे देना पड़ता है। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को हम सिर्फ इंडिया से अर्न होने वाली इनकम पे ही उससे टैक्स लेंगे, फ़ॉरेन की इनकम वो यहाँ पे टैक्स उस पर नहीं पे करेगा, राइट। तो अब हम अगर हमें आपको क्वेश्चन में पूछते हैं कि आल्सो एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो आप इसको भी लिखोगे कि इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया की इनकम है, इंडिया में ही अर्न हुई है, इंडिया में रिसीव हुई है, तो 3% टैक्स पे करेंगे। 3% कौन है? रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, 3% ही टैक्स पे करेंगे। ऐसे ही कोई इनकम है पेड की गई है इंडिया में तो वो इंडियन इनकम मानी जाती है, तो उस पर्सन में भी तीनों लोग हम टैक्स पे करेंगे इंडिया में। बट अगर मान लो कोई इनकम है वो अर्न इंडिया में हुई है, रिसीव बाहर हुई है इंडिया, बट उसका जो कंट्रोल है वो इंडिया से हो रहा है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये वाला पर्सन तो टैक्स पे करेगा और इसने तो करना ही है, और ये सिर्फ इंडियन इनकम पे करेगा, तो ये इंडिया की इनकम तो है नहीं, फॉरेन की इनकम है, तो ये टैक्स नहीं पे करेगा, ये भी करेगा और ये भी टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट इज़ अगर कोई इनकम इंडिया में ही अर्न हुई है, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुई है और जिसका बिजनेस कंट्रोल भी बाहर से ही हो रहा है, फॉरेन में ही बिजनेस है, फॉरेन से ही कंट्रोल हो रहा है, तो ये कौन सी इनकम हो गई? फॉरेन की इनकम। तो फॉरेन की इनकम पे कौन टैक्स पे करेगा? रेजिडेंट पर्सन करेगा ना, तो वहाँ पे हम लिखेंगे टैक्सेबल, इन दोनों केसेस में टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट इज इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया बट रिमिटेड टू इंडिया। मान लो फॉरेन में ही रिसीव हुई, फॉरेन से ही अर्न की हमने इनकम, बट इंडिया में लेके आई गई, इनकम को हम लेके आए, वहाँ से अर्न करके यहाँ ले आए, तो कोई भी पर्सन टैक्स नहीं पे करेगा, राइट। जब हम इनकम की बात करते हैं तो फर्स्ट हैंड रिसिप्ट को हम कंसीडर करते हैं। फर्स्ट हैंड रिसिप्ट का मतलब जहाँ से एक ही बार रिसीव करनी है और वहीं पे टैक्स पे कर देना है। बार बार अगर आप उस इनकम को किसी को दे रहे हो तो बार बार टैक्स नहीं पे होगा, एक ही बार में टैक्स पे होगा। इट मीन्स 3% में से कोई भी बंदा टैक्स पे नहीं करेगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमने पढ़ा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और कैसे कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटर्मिन किया जाता है। इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, और ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। ऐसे ही फर्म के केस में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। और फर्म आप इसमें चार्ट बना लेना, वो वाला जो मैंने बनवाया था, और इसमें आपने कंडीशंस लिखनी है, ठीक है। ये कंडीशंस लिखोगे, उसके बाद में आपने ये आप चार्ट बनाओगे उसका, कंपनी वाले का, जो हमने कंपनी और बाकियों का किया है उसका आप चार्ट बना देना। नेक्स्ट ये चार्ट बनाओगे और एंड में आप स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी एक्सप्लेन करोगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में कवर किया है और जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक।